ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं ड्यून पार्ट 2 का। इसकी रिलीज डेट विकिपीडिया पर तो वैसे 1 मार्च दिखाई जा रही है अमेरिका में भी, परंतु भारत में इसके इंग्लिश आईमैक्स वर्जन को एक दिन पहले ही यानी आज 29 फरवरी को ही थिएटर में रिलीज कर दिया गया है। हो सकता है कि भारत सहित पूरे विश्व भर में इसके आईमैक्स वर्जन को शायद एक दिन पहले रिलीज किया होगा, पता नहीं। भारत में तो कम से रिलीज़ हुई है फिल्म एक दिन पहले। बाकी जो 3D वर्जन है, 2D वर्जन है या हिंदी वर्जन है, उसे कल से यानी 1 मार्च से रिलीज़ किया जाएगा। आज मैंने सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक किया था इसका IMAX वर्जन का। सुबह 9:30 बजे का ही शो था। वैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ, वैसे आप सभी मित्र जानते ही है कि मल्टीप्लेक्स तो हमारे यहाँ पर जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पर है, परंतु वहाँ पर भी कोई IMAX स्क्रीन नहीं है। तो जो यहाँ से करीब 125 किलोमीटर में, कई बार आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर कभी कभार मैं फिल्म देखने के लिए जाता हूँ। कोई बड़ी फिल्म अगर पहले रिलीज़ हो रही हो तो मैं सुबह सुबह जल्दी निकला था ताकि 9:30 बजे का IMAX शो मुझे मिल सके। परंतु सुबह जल्दी तो निकल गया, पर बीच में ही गाड़ी ख़राब हो गई। अब उसके बाद में फिर क्या क्या हुआ मत पूछिए। गाड़ी टो करके फिर वापस भेजी, जो कुछ भी है रोड साइड असिस्टेंस के द्वारा ही सब कुछ हुआ। परंतु भाई फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई। फिर दोपहर का शो मैंने देखा, वापस आने में भी देर हो गई, और अभी रात को करीब 11:15 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि फिर कल सुबह तक और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। चलिए जो भी है बाकी आप सभी मित्र वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आप में से किन किन मित्रों ने इसके IMAX वर्जन को आज देखा है, या कल कौन कौन मित्र इस फिल्म को देखने वाले हैं, या फिर से आर्टिकल 370 आप देखेंगे इस हफ्ते। कौन सी फिल्म आप देखने वाले हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। अब बात करते हैं ड्यून पार्ट 2 के बारे में। इसका जो पार्ट 1 है वो आज से करीब 3 वर्ष पहले अक्टूबर 2021 में रिलीज़ हुआ था। कोरोना के सेकंड लॉकडाउन के बाद में पहली बार जब थिएटर्स खुले थे महाराष्ट्र में, तब सबसे पहली फिल्म यही रिलीज़ हुई थी थिएटर में। और मुझे पर्सनली पहला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि एक बात ने मुझे निराश किया था, जहाँ पर फिल्म समाप्त होती ना, ऐसे लग रहा था जैसे बीच में से ही किसी ने फिल्म बंद कर दी हो। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर एंडिंग नहीं थी। और तब तक तो इसके सेकंड पार्ट को भी अनाउंस नहीं किया गया था। शायद मेकर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, पहले पार्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये उन्हें देखना होगा, पता नहीं क्या कारण था। पर तब तक सेकंड पार्ट को ऐसे कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। और अभी तो सेकंड पार्ट थिएटर में रिलीज भी हो गया है, और जहां पर पहला पार्ट समाप्त हुआ था वहीं से सेकंड पार्ट की कहानी शुरू भी होती है। पहले पार्ट की तरह इसके भी को राइटर, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डैनी विल्न्यूव ही है, जिन्होंने इससे पहले सकारियो का पहला पार्ट और ब्लेड रनर का सेकंड पार्ट ऐसी कुछ फिल्में डायरेक्ट की हुई है। सकारियो और ब्लेड रनर 2049 इन दोनों का ही हमने रिव्यू किया हुआ है। दोनों ही फिल्में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ड्यून का पहला पार्ट भी मुझे बहुत पसंद आया है। सेकंड पार्ट का संक्षेप में अगर मैं रिव्यू करूँ ना, तो पहले पार्ट की अपेक्षा हर प्रकार से ये फिल्म बेटर थी, बहुत ज़्यादा। और एक प्रॉपर कंक्लूजन पर भी ये फिल्म आकर के समाप्त होती है। विजुअल्स के बारे में तो कुछ अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब मैंने IMAX में आज इसको देखा, और मैं इतना कह सकता हूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना जीवन में, मतलब कभी कभार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, वैसा अनुभव इस फिल्म ने दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फिल्म सबको ही पसंद आएगी, क्योंकि इसका जो टोन है ना वो थोड़ा सा मतलब आपको बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। थीम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दो सभ्यताओं के बीच की लड़ाई, या कॉलोनाइजेशन, या दूसरी सभ्यता के साधन संपत्ति को या उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है एक दूसरी सभ्यता आकर के वगैरह, ये जो थीम है इस पर हमने कई सारी अलग अलग फिल्में देखी हुई है। अवतार भी बेसिकली अगर देखा जाए जेम्स कैमरॉन की, तो उसकी भी थीम यही है। पेंडोरा जो ग्रह है वहाँ पर वाइट कॉलोनाइजर्स आते हैं, वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो वहाँ पर ग्रह दिखाया है जेम्स कैमरॉन ने, उसकी भी जो सभ्यता है उन्होंने पूरी क्रिएट की है। छोटी छोटी डिटेलिंग, वहाँ का रिलीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, वे किन की पूजा करते हैं, एक अलग से पूरी भाषा भी अवतार में क्रिएट की गई है। और छोटी छोटी बातें, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो जो ड्रैगन पर पूरा राइड करना वो कैसे सीखते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत बारीकी से जेम्स कैमरॉन ने काम किया था। बिल्कुल उसी बारीकी से ड्यून के इस पूरे यूनिवर्स पर भी काम किया गया है। भले ही थीम सेम हो, पर ड्यून का जो टोन है ना, वो यहाँ पर जो अलग अलग सभ्यताएं उन्होंने दिखाई है
उनकी डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। अवतार को हम एक मसाला फिल्म कह सकते हैं एक प्रकार से, जिसे कोई भी एंजॉय कर सकता है। ड्यून की थीम भले ही सेम हो, पर यहाँ पर फिल्म थोड़ा सा सीरियस टोन यहाँ ज़्यादा है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, थोड़ा डार्क है फिल्म की ओवरऑल थीम। इस कारण से सभी इसको एंजॉय कर पाएंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे ना कि किस प्रकार से इस पूरे यूनिवर्स को यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया है। अलग अलग प्लैनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी अलग अलग सभ्यताएं, और जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी उल्लेख किया था, कितनी बारीकी से उन सभ्यताओं को उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। देखिए, मतलब उनके अलग अलग रिलीजन दिखाए हैं, अलग अलग प्रोफेट्स दिखाए हैं, उन प्रोफेट्स के द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ, प्रोफेसी जिनको कहा जाता है। तो पैगंबरवाद वहाँ पर रिलीजन्स में हमें देखने को मिलता है। उनकी वेशभूषा, आभूषण, जो शरीर पर गूंदा गया है, मतलब उसको टैटू हम कह सकते हैं, वो भी अलग अलग सभ्यताओं में कैसे हैं। आप बारीकी देखिए, उनकी भाषा अलग से उन्होंने डेवलप की है। इसके अलावा वहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका, सैन्य, उनकी अलग अलग प्रकार की युद्ध कला है, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स है। तो कितनी छोटी छोटी बातों पर आप एक एक सभ्यता की ये अलग अलग बातें उन्होंने यहाँ पर क्रिएट की है, आप ज़रा सोचिए। बाकी ड्यून के पार्ट 2 की संक्षेप में कहानी बतानी हो तो जो डिजर्ट प्लेनेट अराकिस है, वहाँ पर पॉल और उसकी माँ पहुँचते हैं, और वहाँ का जो एक रिबिलियस ग्रुप है जो अपने स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से उन्होंने युद्ध पुकारा हुआ है, लड़ रहे हैं, फ्रीमेन जिनको कहा गया है। तो उनमें से कुछ फ्रीमेन पॉल को उनकी जो एक प्रोफेसी होती है, प्रोफेसी के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, भले ही भविष्यवाणी ये शब्द उपयोग कर सकते हैं, पर प्रोफेसी का जो मूल अर्थ होता है वो होता है थिंग्स स्पोकन और रिटन बाय अ प्रोफेट। एक प्रोफेट के द्वारा कही गई बातें या लिखी गई बातें जिन पर उस रिलीजन के लोग विश्वास रखते हैं, उसे प्रोफेसी कहा जाता है। अब हिंदी में इसके लिए कोई शब्द मिलना असंभव इसलिए है क्योंकि भारत में कभी भी रिलीजन का कोई कंसेप्ट नहीं रहा है, पैगंबरवाद भारत में कभी भी नहीं रहा है। जो सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति है वो कोई रिलीजन नहीं है, इसकी कोई रिलीजियस बुक नहीं है, तो प्रोफेसी के लिए हिंदी में वैसा कोई शब्द मिल पाना तो असंभव है। तो प्रोफेसी ही हम शब्द यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ये जो फ्रीमेन है, उनमें से कुछ लोग प्रोफेसी पर बिलीव करके पॉल को अपना मसीहा मानते हैं कि ये ही वो मसीहा है जो डिजर्ट प्लैनेट अराकिस को सुख संपन्नता देगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जाएगा। और इसके बाद में फिर वही सभ्यताओं के बीच की लड़ाई, क्या क्या आगे बातें होती जाती है, उतना डिटेलिंग में तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा। बहुत कुछ, इतने सारे सब प्लॉट से इतनी सारी बातें हैं, पर ये जो बेसिक है, कहानी का बेस है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और विजुअल्स तो मैंने बताया ही, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं उसको कहूँगा। वो भी मैंने IMAX स्क्रीन पर फिल्म को देखा है, और वो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़िया तब हो जाता है जब जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो BGM है, भाई वो लिटरली, एक तो IMAX स्क्रीन में वैसे भी वो उसके छोटे छोटे बीट्स भी अंदर फील होते हैं, पर सच में BGM कुछ कमाल ही कर देता है इसका। कुछ कुछ सीन्स में तो ऐसा फील होता है ना कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतना बड़ा वो जो रेगिस्तान के कुछ क्रीचर्स, सी वॉर्म्स जिनको कहा गया है, उनको लेकर के जो कुछ सीन्स है भाई, मतलब गजब के थे वो सीन्स। तो विजुअली तो ये फिल्म स्टनिंग थी। अब इस फिल्म को देखने के बाद में कई सारे मित्रों के मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि भारतीय फिल्म मेकर्स ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच पाते। जैसा कि ड्यून एक हमारे सामने उदाहरण है, स्टार वॉर्स एक उदाहरण है, अवतार एक उदाहरण है, अलग अलग सभ्यताओं के बीच की लड़ाई, एक पूरा नया यूनिवर्स उन्होंने खड़ा कर दिया। इन सब बातों के लिए केवल पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बस बड़े बड़े विजुअल्स के माध्यम से ही ये कहानी प्रस्तुत कर पाओ, नहीं, आप छोटी से अलग अलग देश आप दिखा दो, उनकी सभ्यताओं की लड़ाई आप दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े प्लैनेट्स और बड़े बड़े क्रीचर्स ही दिखाने की इसके पीछे आवश्यकता है। बात यह है कि ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स भारतीय फिल्म मेकर्स क्यों नहीं सोच पाते, ये सबसे मुख्य बात है। उसके पीछे का कारण एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इस कारण से मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना आवश्यक है। तो सबसे मुख्य बात तो देखिए, पिछले 2000 वर्षों का जो इतिहास है। अब जेम्स कैमरॉन ने स्वयं ये बात कही थी कि अवतार की जो कहानी है वो उसके माध्यम से कॉलोनाइजेशन का इतिहास वो दिखाना चाहते हैं कि वाइट कॉलोनाइजर्स ने पिछले 2000 वर्षों में, हम सभी को पता है कि किस प्रकार से प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया। जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, कैसे उनको नष्ट किया गया है। आज पश्चिमी देशों में दो ग्रुप
टुकड़ों में बटे हुए हैं। कंजर्वेटिव्स एक तरफ है, लिबरल्स एक तरफ है। और जो प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया उस पर वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स गर्व करते हैं। इसको लेकर कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कॉलेज कैंपसेस में उसके लेकर डिबेट्स होती है और जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स है वो बड़े गर्व के साथ में इन बातों को डिफेंड करते हैं कि उन प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट करना क्यों आवश्यक था। वो ये बताते हैं कि भाई वो तो नर्बली देते थे, वो तो अनसिविलाइज थे, वो तो बहुत घिनौनी सभ्यताएं थी, तो उनको तो नष्ट करके हमने उपकार किया है दुनिया पर। ये वो खुलकर कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स इन बातों को। और जो वेस्टर्न लिबरल्स है वो इन्हीं बातों को लेकर के कंजर्वेटिव्स का विरोध करते हैं और इंडिजिनियस ट्राइब्स का की वो साइड लेते हैं। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि वेस्टर्न लिबरल्स खुद ही अपने आप में इतने खोखले हो चुके हैं, सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह वो सब बातें, वोक एजेंडा, जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा वगैरह जो कुछ भी है, तो वो अपने आप को ही संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। इंडिजिनियस ट्राइब्स की क्या वो साइड लेंगे। पर कुल मिलाकर ये हमें इस प्रकार से विचारों की लड़ाई देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हो या लिबरल्स हो, वो उन 2000 वर्षों के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये बातें वहाँ के रेगुलर डिस्कशन में हैं। और इस कारण से इस थीम पर बनी हुई कई सारी फिल्में हॉलीवुड में हमें देखने को मिल जाती है। अब भारत में ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें तो बचपन से ही, जन्म लेते ही हमने तो पाठ्य पुस्तकों में ही ये पढ़ा हुआ है कि भाई हमारी सभ्यता तो कितनी घिनौनी थी। हाँ, इसमें तो घूंघट प्रथा, सती प्रथा, जातिवाद, बस यही तो है सब भारतीय सभ्यता, कितनी घिनौनी सभ्यता है। वो जो विदेशी आक्रांता आए ना, वो तो मसीहा थे, उन्होंने हमें सिविलाइज किया। भाई हम तो बहुत घिनौनी सभ्यता वाले थे। हाँ, उन्होंने बाहर से आकर के हमें सिविलाइज किया। यही तो हमें पढ़ाया जाता है ना पाठ्य पुस्तकों में। भले ही गुलामी का इतिहास कहा जाता है, पर घुमा फिरा कर दिमाग में यही बातें डाली जाती है, अपनी सभ्यता के प्रति आत्मग्लानि की भावना। और वो इतनी कूट कूट कर ये झूठा इतिहास हमारे अंदर इतना कूट कूट कर भरा जाता है ना कि आगे जाकर के कभी भी वो स्वाभिमान के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में हम खड़े ही नहीं हो पाते। फिर हम हजारों लोग आकर के हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताएंगे, कितनी सारी हमारे वीरों के, वीरांगनाओं की कथाएं, इतिहास बार बार बताया जाएगा, पर फिर भी अंदर जो बात बैठी हुई है ना कि यार इतनी सारी, कैसी हमारी कितनी रिग्रेसिव, घटिया, घिनौनी सभ्यताएं हैं, कितनी कुप्रथाएं हैं, वो झूठा इतिहास, इस प्रकार से वामपंथियों ने अंदर तक वो बीज बो दिए जाते हैं बचपन में ही। और जब उस मानसिकता के साथ में, उन विचारों के साथ में कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो बड़ा होने के बाद में कैसी कहानियां लिखेगा? वही छाती कूटने वाली, रीति रिवाजों को उखाड़ फेंकना है, परंपराओं को उखाड़ फेंकना है, हमारी सभ्यता तो बहुत घटिया है। फिर इस सभ्यता को फॉलो करने वाले उसको दरिंदे ही दिखेंगे। फिर वो संतों के विरुद्ध, रीति रिवाजों के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध ऐसी कहानियां लिखेगा और फिर वो बन जाते हैं, बनते बनते सब करते करते बन जाते हैं वोक। फिर सोशलिस्ट माइंडसेट की, कम्युनिस्ट माइंडसेट की, सेक्सुअल लिबरेशन वाली, परिवार को उखाड़ फेंकने वाली, समाज को उखाड़ फेंकने वाली, सिस्टम को उखाड़ फेंकने वाली वही कहानियां उनके दिमाग से निकलती है। यही सारी समस्याओं का मूल है। तो वो जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बातें है ना, वो आएंगी कहां से दिमाग में? तो ये मेन प्रॉब्लम ये है। इसलिए अधिकतर कहानियां हमें वही छाती कूटने वाली ही देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स है भी, उनमें से कुछ इक्का दुक्का फिल्में अच्छी भी बनती हैं, पर अधिकतर फिल्में वो भी बहुत ही ज़्यादा हम ही खुद एम्बेरस फील करते हैं। उन सब ऐसी बी ग्रेड चिल्ला चोट वाली फिल्में वो होती है, सेंसिबली वो भी अपने इतिहास को नहीं सामने रख पाते। तो ये फ़र्क है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बातें वो पिछले 2000 वर्षों के इतिहास को अच्छी तरीके से जानते भी है, समझते भी है, सभ्यताओं के बीच की लड़ाई, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब डैनी विल्न्यूव ने जो यहाँ पर अवतार में तो हम क्लियरली पता चलता है, जेम्स कैमेरॉन ने जो वाइट कॉलोनाइजर्स है वो पूर्ण रूप से नकारात्मक शेड उनको दिया गया है। और जो प्लैनेट है पेंडोरा, वो पूर्ण रूप से वहाँ की सभ्यता, उनके प्रति हम तुरंत जुड़ पाते हैं। उनके प्रति एक मन में सकारात्मक भाव या सिंपैथी हमारे मन में बनती है उनकी सभ्यता के प्रति, बराबर। तो अवतार एक प्योरली मसाला फिल्म हम उसको कह सकते हैं। यहाँ पर ड्यून में किसी के भी प्रति पता नहीं, मेरे मन में तो ऐसे कोई सिंपैथी बनी ही नहीं। मतलब उनको प्रेजेंट भी वैसे ही किया है, भले ही फ्रीमेंस वो लड़ रहे हो, पर पता नहीं क्यों ऐसा कुछ अटैचमेंट हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब विजुअल्स बहुत बढ़िया थे और मेहनत भी बहुत की है, बहुत डिटेलिंग में, बारीकी में वो यहाँ पर गए हैं, पर वो जो अटैचमेंट कैरेक्टर्स के साथ में, वो ऐसी कुछ फीलिंग अंदर से हम कुछ फील करें ना कि यार बस अब इसको मारना है, ये ख़त्म करना है, इसको तो सबक सिखाना, ऐसा कुछ वो किसी के भी प्रति फीलिंग नहीं आई। ठीक है, जो निगेटिव कैरेक्टर्स है विलन के, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे और उनको देख करके घिन भी आती है बिल्कुल हमें।
पर फिर भी बस फिल्म चल रही थी और मैं देख रहा था, अंदर से जो ऐसा मूव करना चाहिए ना कहानी को, वैसा नहीं फील कर पाया मैं। तो मैं ड्यून पार्ट 2 को दूंगा 9/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भारत में जो वर्जन रिलीज किया गया है उसमें कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। हाँ, गला काटने के सीन है पर वो कैसा खुलकर उतने नहीं दिखाए गए। भारत में जो वर्जन रिलीज किया है, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एक सेक्स सीन है फिल्म में, वो थिएटर में उन्होंने कट किया हुआ है, वो हमें पता भी चलता है। तो थिएटर में जो वर्जन रिलीज हुआ है उसमें तो कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है। बाकी दोस्तों, जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।